रिकार्डो का लगान सिद्धांत इस सिद्धांत पर आधारित है कि भूमि की पूर्ति स्थिर है, और जब भूमि की पूर्ति स्थिर होती है और भूमि में एक विशेष गुण पाया जाता है, मौलिक गुण पाया जाता है उत्पादकता का, तो इसके प्रतिफल में भूमि से जो हमें प्राप्त होता है उसे हम लगान कहते हैं। तो लगान वास्तव में भूमि की मौलिक तथा अविनाशी शक्तियों का प्रतिफल लगान माना जाता है। तो प्रोफेसर रिकार्डो ने अपने लगान सिद्धांत में ये बताया कि भूमि से ही मात्र हमें लगान प्राप्त होता है, उत्पादन के अन्य साधनों से लगान प्राप्त नहीं होता है। फिर उसके बाद जब हम लगान सिद्धांत को आगे देखते हैं तो रिकार्डो के अनुसार, ये देखिए रिकॉर्डियन थ्योरी एग्जाम में पूछा जाता है किसके अनुसार है, भूमि की कुल उपज, अगर मान लीजिए हम कोई खेत के टुकड़े से उत्पादन करते हैं तो भूमि की कुल उपज का वो भाग जो भूमिपति को भूमि की मूल यानी मौलिक तथा अविनाशी शक्तियों के प्रयोग से प्राप्त होता है, उसे हम लगान कहते हैं। अर्थात प्रोफेसर रिकार्डो ने कहा कि भूमि में एक विशेष गुण पाया जाता है, एक मौलिक गुण पाया जाता है, ये बाई नेचर होता है, और एक इसमें अविनाशी शक्तियां पाई जाती हैं जो कभी खत्म नहीं होती हैं। ये अविनाशी शक्तियां कि कोई भी बीज इसमें डाल दो तो वो क्या होता है, फ्रूट्स में यानी प्लांट्स में बदल जाएगा, प्लांट्स के बाद उससे फ्रूट्स आ जाएंगे, जो एक प्रकार की स्पेशल पावर होती है लैंड में और यहाँ कहीं पर नहीं होती है। तो इसके प्रतिफल में जो कुछ हमें प्राप्त होता है वो लगान कहलाता है। तो प्रोफेसर रिकार्डो के अनुसार भूमि में ही केवल लगान प्राप्त होता है, उत्पादन के अन्य साधनों में लगान प्राप्त नहीं होता। भूमि में एक मौलिक तथा अविनाशी गुण पाया जाता है, और इस मौलिक तथा अविनाशी गुण के परिणाम स्वरूप जो कुछ हमें प्राप्त होता है वो लगान कहलाता है। रिकार्डो के लगान सिद्धांत निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है। यही मान्यताएं सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है एग्जाम में। तो आप इन एक एक मान्यताओं को बहुत अच्छे से देखेंगे। पहली मान्यता, अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता है। आपको मैं पुनः डिस्कस कर दूं, जितने क्लासिकल अर्थशास्त्री हैं सारी थ्योरी क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने पूर्ण प्रतियोगिता के आधार पर बनाई है। उन्होंने कहा अर्थव्यवस्था में मान लिया है कि अर्थव्यवस्था में परफेक्ट कंपटीशन पाया जाता है। तो इसी प्रकार रिकार्डो भी क्लासिकल अर्थशास्त्री है, और इन्होंने भी अपना सिद्धांत जो लगान सिद्धांत दिया, इसमें इन्होंने मान लिया कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। उत्पादन के जितने संसाधन है वो सभी रोजगार में लगे हुए हैं। जितनी हमारे पास भूमि है, प्रोडक्टिव भूमि है, उस पर हम लोग खेती कर रहे हैं। तो और बाजार का सभी जो ज्ञान है, चाहे क्रेता हो चाहे विक्रेता हो, ठीक है, तो इस प्रकार अर्थव्यवस्था में परफेक्ट कंपटीशन पाया जाता है, और क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की सारी थ्योरी परफेक्ट कंपटीशन को मान करके ही कार्य किया गया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है भूमि की पूर्ति सीमित है, उत्पादन के अन्य संसाधनों को आप बढ़ा सकते हो। उत्पादन के अन्य संसाधन क्या है, पहला एक संसाधन आपका भूमि पर विचार करिए, दूसरा आपका विचार करिए पूंजी पर विचार करिए, तीसरा उत्पादन का संसाधन है श्रम पर विचार करिए, चौथा उत्पादन का संसाधन है साहस पर विचार करिए, और पांचवा उत्पादन का संसाधन है संगठन पर विचार करिए। ये पांचों साधनों में आप देखिए पूंजी की पूर्ति जो होती है वो लगातार बदल सकती है, मशीन बढ़ सकती है, मशीनें घट सकती है, तो पूंजी की पूर्ति बदल सकती है। श्रम की पूर्ति बदल सकती है, केरल में श्रम कम है, उत्तर प्रदेश से श्रम चला जाएगा, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन है, अर्थात श्रम संसाधन यानी उत्पादन के कोई भी संसाधन की आपूर्ति प्रभावित नहीं होती है। अगर केरला में कम लेबर है तो उत्तर प्रदेश से उसका फ्लो होने लगता है, क्योंकि जहां पे लेबर कम होगा मजदूरी बढ़ेगी, और मजदूरी अधिक लेने के चक्कर में श्रमिक वहां पर जाने लगेंगे। साहसी भी परिवर्तनशील है, साहसी की संख्या बढ़ सकती है, साहसी की संख्या घट सकती है। संगठक यानी मैनेजर भी हमारे पास परिवर्तनशील है, अर्थात मैनेजर की संख्या बढ़ सकती है, मैनेजर। लेकिन इन पांचों संसाधनों को आप गौर से देखिए तो पांचों संसाधन में भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसकी पूर्ति नहीं बढ़ सकती है, और ये पूर्ति नहीं बढ़ने के परिणाम स्वरूप, क्योंकि इसकी पूर्ति सीमित है, इसलिए भूमि की पूर्ति सीमित है, और यही सीमितता के कारण ही हमें जो कुछ प्राप्त होता है उसे हम लोग लगान की संज्ञा देते हैं।
तो प्रोफेसर रिकार्डो ने बताया कि उत्पादन के पांचों साधनों को जब हम लोग बहुत गौर से देखते हैं तो उत्पादन के अन्य साधन को भविष्य में दीर्घकाल में बढ़ाया जा सकता है, लेकिन भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसको दीर्घकाल में या भविष्य में नहीं बढ़ाया जा सकता। भूमि के अंतर्गत केवल जमीन का ऊपरी परत नहीं है, भूमि के अंतर्गत केवल जमीन का ऊपरी परत नहीं, केवल लैंड हम नहीं लेते। लैंड की यहाँ पे डिफिनेशन प्रोफेसर रिकार्डो ने ब्रॉड की है। इन्होंने कहा कि सूर्य से मिलने वाला प्रकाश लैंड का पार्ट है, वो एयर वायुमंडल में उपस्थित वायु भूमि का पार्ट है। अर्थात भूमि क्या है? भूमि अर्थ वास्तव में प्रकृति का निःशुल्क उपहार है। याद रखना भूमि की डिफिनेशन, भूमि प्रकृति का निःशुल्क उपहार है। अगर प्रकृति से हमको कोई चीज, प्रकृति का निःशुल्क उपहार है, अर्थात प्रकृति से जो कुछ हमें फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर मिलता है वो हमें लैंड कहलाता है। लोग लैंड का मतलब क्या समझते हैं? लैंड का मतलब वो केवल और केवल समझते हैं जमीन जिस पर हम लोग खेती करते हैं। नहीं, प्रोफेसर रिकार्डो ने कहा प्रकृति से प्राप्त होने वाला निःशुल्क उपहार जो बिना हमको कॉस्ट के प्रकृति ने हमको फ्री गिफ्ट दिया, यानी फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर इज कॉल्ड लैंड। अगर आपको पूछा जाए जमीन क्या, भूमि क्या है, तो लैंड की स्पेलिंग एक नॉर्मल इंग्लिश का व्यक्ति क्या कहेगा? जमीन का मतलब होता है जिसपे हम मकान बनाते हैं, जिसपे हम खेती कर सकते हैं। लेकिन नहीं, इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, अगर मुझे सूर्य का प्रकाश फ्री में मिल रहा तो ये भूमि कहलाएगी। अगर मुझे एयर फ्री में मिल रही है तो ये भूमि कहलाएगी। अगर मुझे क्या होता है फर्टिलिटी, जमीन में एक उत्पादकता गुण पाया जाता है जो सभी जमीन में नहीं होता, ये क्या होती है? तो ये मुझे फ्री गिफ्ट है। अगर मुझे मिनरल्स मिल रहे हैं, खान मिल रही है, जहां पर हीरे निकल रहे हैं, कोयले निकल रहे हैं, जस्ता निकल रहा है, वो क्या होता है? भूमि है। आपको ऐसा सोर्स झील मिल जाती है जहां पे मछलियां निकल रही हैं, तो वो आपका भूमि है। तो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर इज कॉल्ड लैंड। तो लैंड के डिफिनेशन को आप गलत मत ले लेना, आप केवल जमीन को ले लेते हो, ठीक है? केवल भूमि की ऊपरी परत लैंड को ले लेते हो, यानी जो जिस पर आप खेती करते हो। नहीं, ऑल द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर गिवन बाय नेचर, गिवन बाय जो हमको मिला है, हमको हेरिटेज है, हमको विरासत के रूप में मिला है, उसको हम लोग भूमि की संज्ञा देंगे। तो भूमि याद रखना केवल जमीन का ऊपरी परत न होकर के प्रकृति में प्राप्त सभी निःशुल्क स्रोत हमें भूमि के अंतर्गत प्राप्त होते हैं और हम उसे भूमि के अंतर्गत क्लासिफिकेशन करते हैं। दूसरा आप कह सकते हैं पूर्वजों से, जो पूर्वजों ने जब तक पहली बार कोई मानव इस धरती पर आया, मान लीजिए कोई आप पहली बार कोई जन्म लिया, तो उसको नेचर ने, प्रकृति ने क्या क्या फ्री गिफ्ट किया, वो संपूर्ण चीजें आपकी क्या होंगी? वो संपूर्ण चीजें आपकी भूमि का पार्ट बनेंगी। तो भूमि के पार्ट पर आप लोग गड़बड़ मत होना, भूमि का कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। तीसरा इन्होंने कहा भूमि पर घटते नियम प्रतिफल का नियम कार्य करता है। इन्होंने कहा डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल काम करता है, डिमिनिशिंग वेरिएबल प्रोपोर्शनेट ला काम करता है। अर्थात जैसे जैसे हम लोग भूमि का, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, हम अगले भूमि पर उत्पादन करना चाहते तो उससे मिलने वाला उत्पादन कम होता चला जाएगा। अगला हमारा पॉइंट है लगान केवल भूमि से ही प्राप्त होता, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहीं पर लोग कंफ्यूज करते हैं। लगान केवल भूमि से प्राप्त होता है, कृषि ऐतिहासिक क्रम से की जाती है। ये मॉडर्न एग्रीकल्चर को हम नहीं मानेगी, केवल जो ऐतिहासिक क्रम में माना जाता था, अर्थात पहले अच्छी भूमि पर हम लोग खेती करते। एक मानव की प्रकृति होती है, आप अपने घर में किचन गार्डन बनाए होंगे, आप अपने घर में गांव में जाते होगे, खेती करते होगे, तो सबसे पहले आप पेड़ लगाते हो, क्यारी बनाते हो सबसे अच्छी भूमि पर। फिर उसके बाद अगर आपके पास और पेड़ हो जाते हैं और क्यारियां बनाती हैं, तो आप क्या करते हो? नेक्स्ट भूमि कौन सिलेक्ट करते हो? कम उपजाऊ भूमि, जो उससे कम उत्पादकता देती होगी, ठीक है? तो ये बाय ह्यूमन नेचर है कि लगान केवल भूमि से प्राप्त होता और व्यक्ति सबसे पहले अच्छी भूमि का चुनाव करता, उसके बाद कम उपजाऊ भूमि का चुनाव करता है। अगली मान्यता है लगान केवल दीर्घकाल में प्राप्त होता है। लगान केवल दीर्घकाल में प्राप्त होता, बहुत बार क्वेश्चन पूछा
रिकॉर्डो के अनुसार लगान कब प्राप्त होता? तो आप बताएंगे दीर्घकाल में। रिकॉर्डो के अनुसार लगान कहां से प्राप्त होता? केवल भूमि से। ठीक है, अगला पॉइंट, श्रम तथा पूंजी एकल साधन है जिसके आधार पर हम लोग भूमि पर खेती कर सकते हैं। जिसके आधार पर हम लोग खेती का काम करते हैं, तो श्रम तथा पूंजी एकल साधन है, अर्थात इन्हीं के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? खेती करते हैं। ठीक है, अब आपका प्रश्न है, आपके दिमाग में बड़े प्रश्न चल रहे हैं, मैं आपको बता दूं। एक किसान क्या कर रहा है? फावड़ा लेकर के खेत में खेती कर रहा है। तो सर, उसने केवल श्रम लगाया, पूंजी कहां लगाई? यही आपका प्रश्न है। याद रखना, श्रम उसका हाथ है, हाथ से वो श्रम कर रहा है, लेकिन फावड़ा क्या है? फावड़ा उसकी पूंजी है। कोई भी उत्पादन का कार्य श्रम तथा पूंजी के बिना नहीं हो सकता, ये आप याद रखना। ठीक है, नदी है, नदी में आप जाल फेंक रहे हो, जाल फेंक करके नदी में मछलियां आप पकड़ रहे हो, मछली पकड़ रहे हो, तो आपने कहा सर इसमें केवल श्रम लगा? नहीं, श्रम आपके द्वारा जाल फेंकना है, आप जो मेहनत कर रहे हो, जाल क्या है? पूंजी। तो यहाँ पर श्रम तथा पूंजी के सहयोग से भूमि से हम क्या प्राप्त करते हैं? उत्पादन प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलिए आपने एक और क्वेश्चन मुझसे पूछा कि सर मैं आम तोड़ रहा हूं, तो मैंने तो केवल श्रम किया, देखिए मुझे उत्पादन प्राप्त हो गया, मैंने आम तोड़ा, आम तोड़ करके खा लिया। ठीक है, आम मैंने तोड़ा और आम तोड़ करके मैंने जो खा लिया, तो आप याद रखना, आम जो है वो आपकी भूमि है, आपका आम भूमि है। आपके द्वारा तोड़ने के लिए किया गया प्रयास, ये आपका श्रम है, और आपका यहाँ पर हाथ कन्वर्ट हो जाता है पूंजी में, हाथ कन्वर्ट हो जाता है पूंजी में। अगर हाथ ऊपर नहीं उठाओगे या हाथ में डंडा नहीं लोगे, तो आप आम तोड़ नहीं पाओगे, या हाथ में आप पत्थर लेते हो। तो याद रखना, पूंजी क्या है? अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए पूंजी क्या है? पूंजी वो है जो श्रम के कार्य को आसान करती है, श्रम के कार्य को आसान करती है। ठीक है, आज मैं इस व्हाइट बोर्ड पे मैंने लिया है राइटर, मैं उस राइटर से लिख रहा हूं, मैं ऐसे भी पढ़ा सकता हूं, बट इस राइटर के बाद मेरा कार्य आसान हो गया, मैं आपको इंडिकेट कर दे रहा हूं। तो पूंजी ने श्रम तथा भूमि के बीच, जो श्रम और भूमि, पहले श्रम और भूमि के बीच के अंतर क्रिया को बढ़ाया है। पूंजी ने और कुछ नहीं किया, श्रम तथा भूमि के बीच अंतर क्रिया को बढ़ाया है। अगर आप मशीनों से मछली पकड़े जाए, जाल की बजाय मशीनें लगा दें, यानी और अधिक स्टैंडर्ड पूंजी लगा दें, तो शायद मछली की संख्या बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार श्रम तथा पूंजी एकल साधन है, एक साधन है जो भूमि पर लगाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें उत्पादन प्राप्त होता है और हमें उसके बाद लगान प्राप्त होता है। अब उत्पादन में कौन सा पार्ट लगान होगा, ये प्रश्न बनता है कि सर श्रम तथा पूंजी मैंने भूमि पर लगाई, उत्पादन प्राप्त हुआ, क्या संपूर्ण उत्पादन लगान होगा? तो मेरा आंसर होगा नहीं, उसका आंसर हम आगे देते हैं। लगान याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पर लगान कीमत को निर्धारित करता है। लगान डिटरमाइनिंग द प्राइस, बट प्राइस से निर्धारित नहीं होता है, मूल्य से निर्धारित नहीं होता। अर्थात लगान कीमत को निर्धारित करता है, लेकिन कीमत से निर्धारित नहीं होता। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे ज्यादा लोग गलत करके आते हैं। ये आप लाइन ही याद रखिएगा, लगान कीमत को निर्धारित करता है, मूल्य को लगान निर्धारित करता, ना कि कीमत से लगान निर्धारित होता है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए एग्जांपल मैं ले लेता हूं। सपोज दैट मोहन जी, मैं मोहन जी पर एक एग्जांपल ले लेता हूं। मोहन जी एक टापू पर जाते हैं, एक टापू है और मोहन जी की फैमिली, केवल 2 लोग जाते हैं और उस टापू पर बसते हैं, और वहां पर कुछ नहीं इनके पास खाने के लिए। तो मोहन जी द्वारा सबसे पहले काम क्या किया जाएगा, ये उस टापू में सबसे बेस्ट लैंड ढूंढेंगे जहां पर ये खेती प्रारंभ। अब मोहन जी द्वारा
बेस्ट लैंड कैसे सेलेक्ट किया जाएगा? ऐसा लैंड जो प्लेन हो, बराबर हो ना, ऐसा जमीन जो बराबर हो। दूसरा, इनके द्वारा देखा जाएगा उसमें नमी है कि नहीं है। तीसरा, उसमें झाड़ियां या घास ज्यादा तो नहीं है। ठीक है, अगर घास ज्यादा या झाड़ियां ज्यादा होंगी तो ये प्रॉपर उस पर खेती नहीं कर सकते। तो सबसे बेस्ट लैंड इनके द्वारा चुनाव किया जाएगा और उस लैंड पे ये खेती करेंगे। मान लीजिए वो खेत से उत्पादन हुआ 100 का, अब अपना हस्बैंड और वाइफ मान लीजिए दोनों लोग ये कंज्यूम कर ले। अब मान लीजिए इनके बच्चे होते हैं। बच्चे होने का मतलब होता है कि अब अनाज की डिमांड और बढ़ गई। अनाज की डिमांड बढ़ेगी, अनाज की डिमांड बढ़ जाती है। अब इनको एक खेत में जिसमें 100 केजी हो रहा था, अब उससे काम नहीं चल रहा। अब मोहन जी द्वारा उस टापू पे अन्य खेत की क्या करेंगे, सर्च करेंगे अन्य खेत की सबसे बेस्ट लैंड तो ये पहले चुन लिया है, तो उससे बेस्ट लैंड से थोड़ी सी कम प्रोडक्टिव लैंड यानी सेकंड बेस्ट लैंड का चुनाव करेंगे और उस पर ये खेती करना चालू कर देंगे, क्योंकि अनाज की डिमांड पहले से बढ़ गई है, अब बच्चे हो गए हैं। अब बच्चे होने से डिमांड कितनी हो गई है, 80 और बढ़ गई है। तो दूसरे खेत में जब उत्पादन कर रहे हैं तो बेस्ट लैंड की अपेक्षा उसमें उत्पादन हमें कम प्राप्त होता है। ठीक है, अब ये बच्चों की शादी हो जाती है। बच्चों की शादी हो जाती है, इनकी फैमिली बढ़ गई। जब इनकी फैमिली बढ़ गई तो अब अनाज क्या हो गया, पहले की अपेक्षा अनाज की डिमांड ज्यादा हो गई। जब अनाज की डिमांड ज्यादा हो गई तो अनदर बेस्ट लैंड पर जाते हैं जहां पर उत्पादन 60 हो जाता है। तो इस प्रकार अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे डिमांड बढ़ती चली जाती है, अर्थव्यवस्था में क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती चली जाती है और पॉपुलेशन बढ़ने से डिमांड बढ़ती है, अनाज की डिमांड बढ़ती जाती है। लोग अच्छे लैंड से बुरे लैंड मतलब खराब लैंड से और कब खराब लैंड यानी जिसकी उत्पादकता कम है पर खेती करना प्रारंभ कर देते हैं। और सबसे लास्ट खेत जो आपका होता है उसमें लागत के बराबर ही उत्पादन प्राप्त होता है, लागत के बराबर ही उत्पादन प्राप्त होता है। इसलिए अंतिम भूमि को हम लोग सीमांत भूमि कहते हैं। सीमांत भूमि कौन सी भूमि, जिसमें लागत के बराबर उत्पादन प्राप्त हुआ हो, अर्थात इसमें मैंने 60 रुपए लगाया तो 60 रुपए का ही उत्पादन प्राप्त हुआ, अर्थात इसमें केवल नॉर्मल प्रॉफिट मुझे प्राप्त हो रहा है। नॉर्मल प्रॉफिट याद रखना, मैं बार बार शब्द प्रयोग कर रहा हूं। इतना मुझे प्राप्त हो रहा है कि केवल मुझे इसमें इस खेत में खेती करने के लिए मैं बना रहा हूं, मैं खेती करना इसे बंद न करूं, इतना उत्पादन मुझे इससे प्राप्त हो जा रहा है। तो सीमांत भूमि वो भूमि होती है जिसमें मुझे लागत के बराबर उत्पादन प्राप्त हो जाता है और केवल सामान्य लाभ प्राप्त होता ताकि मैं उस खेत में लगा रहा। तो ये सीमांत भूमि है और इसके ऊपर जितने लैंड होते हैं वो अधिसीमांत भूमि कहलाते हैं। ये अधिसीमांत भूमि है। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जब जाते हैं कहीं पर तो सबसे पहले बेस्ट ग्रेड की भूमि चुनते हैं, दैट इज ए ग्रेड भूमि। ए ग्रेड भूमि पर जब खेती करते हैं तो उससे प्राप्त होने वाला उत्पादन हमारा 80 होता है। लेकिन जब अर्थव्यवस्था में जनसंख्या बढ़ती है, पॉपुलेशन बढ़ती है, तो उसके कारण डिमांड बढ़ती है। पॉपुलेशन बढ़ने से डिमांड बढ़ती है, जिससे अनदर बेस्ट लैंड पर हम लोग जाते हैं, लेकिन हम सबसे बेस्ट लैंड पहले छांट चुके होते हैं तो उससे मिलने वाला उत्पादन पहले से कम हो जाता है। तीसरा, हम पॉपुलेशन और बढ़ती है, डिमांड और बढ़ता है, पॉपुलेशन बढ़ने डिमांड बढ़ने से हम अनदर लैंड पर जाते हैं। अब वहां पर मार्जिनल उत्पादकता जो प्रोडक्टिविटी होती है वो डिक्लाइन करके 40 हो जाती है। फिर वह अनदर लैंड पर हम लोग जाते हैं और वहां पर हम जाते हैं तो वहां पर देखते हैं कि 20 उत्पादन हुआ। तो अंतिम भूमि आपकी कौन सी है, डी भूमि है। डी भूमि आपकी अंतिम भूमि है। अंतिम भूमि से प्राप्त उत्पादन को हम लोग सीमांत उत्पादन कहते हैं। सीमांत उत्पादन की संज्ञा देते हैं। इसको मार्जिनल प्रोडक्शन भी कहो तो कोई बुरी बात नहीं होगी। टेक्निकल भाषा में आप इसको मार्जिनल प्रोडक्शन कह सकते हैं, सीमांत उत्पादन कह सकते हैं। और इसके ऊपर जितने लैंड है इनका प्राप्त उत्पादन को हम लोग अधिसीमांत उत्पादन कहेंगे। इसको अगर मैं टेक्निकल भाषा में, इकोनॉमिक भाषा में बोल रहा हूं तो एवरेज प्रोडक्शन के नाम से जाना जाता है। एवरेज प्रोडक्शन है, अधिसीमांत है, ओवर मार्जिनल लैंड।
ठीक है, अधिसीमांत भूमि या अधिसीमांत लैंड है, तो सीमांत उत्पादन के बराबर ही किसी व्यक्ति को लागत प्राप्त होती है। इसलिए यदि लागत को यानी सीमांत उत्पादन को यदि अधिसीमांत उत्पादन 80, 60, 40 से अगर हम माइनस कर दें तो मुझे प्राप्त हो जाएगा लगान। हाँ हाँ बोलिए, लगान क्या है? ओवर मार्जिनल लैंड से मार्जिनल लैंड की प्रोडक्टिविटी को माइनस कर देते हैं। अगर ये ओवर मार्जिनल लैंड है, ओवर मार्जिनल लैंड से मार्जिनल लैंड की प्रोडक्टिविटी को यदि माइनस कर दें तो हमें लगान प्राप्त हो जाएगा। और सीमांत उत्पादन लागत के बराबर होता है और इसमें नॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूड होता है, अर्थात आपका मेहनताना इंक्लूड होता है, अर्थात इतना मिल जाता है कि आपको लागत के बाद केवल आपका खर्च मिल जाता है, तो आप इस उद्योग में बने रहते, इस खेत में बने रहते। तो लगान की डिफिनेशन क्या कहती है? तो सभी के लिए खर्च कितना आया? 20। हमने बोला कि सीमांत उत्पादन के बराबर ही लागत आपको आती है, तो सभी में आया कितना खर्च? 20, 20, 20, 20। तो कुल उत्पादन में से यदि सीमांत उत्पादन को यानी ओवर मार्जिनल लैंड से यानी औसत उत्पादन से यदि कुल मार्जिनल उत्पादन को घटा दे तो लगान प्राप्त हो जाता है। तो मार्जिनल यहाँ पर एवरेज प्रोडक्शन 80 में से 20 को माइनस कर दिए तो पहले खेत से लगान मुझे 60 का प्राप्त हुआ। दूसरे खेत से 60 से अगर मैं 20 माइनस कर दूं तो लगान कितना प्राप्त होता है? 40। फिर 40 से मैं 20 को माइनस कर दूं तो लगान प्राप्त होता है 20। और 20 से अगर मैं 20 को माइनस कर दूं तो सीमांत खेत पे लगान मुझे 0 प्राप्त होता है। और लगान केवल अधिसीमांत भूमियों से प्राप्त होता है। स्टेटमेंट याद रखना, लगान केवल और केवल अधिसीमांत भूमियों से प्राप्त होता है, अधिसीमांत भूमि से प्राप्त होता है और कहीं से नहीं प्राप्त होता। तो इस प्रकार ये लगान है आपका इंटेंसिव कल्टीवेशन के अंतर्गत, विस्तृत खेती के अंतर्गत, विस्तृत खेती के अंतर्गत। यानी जैसे जैसे डिमांड बढ़ी, मैं नए खेत जब आप नया खेत प्रयोग में लाने लगते हैं तो उस कल्टीवेशन को कहते हैं एक्सटेंसिव। और इंटेंसिव खेती क्या होती है? जब मान लीजिए आपके पास 4 बीघे जमीन है और आपके घर में परिवार में संख्या बढ़ गई तो इन्हीं खेतों की उत्पादकता को आप बढ़ाते हैं। आप यूरिया डालते हैं, डीएपी डालते हैं, इस पे अच्छे अच्छे खाद डालते हैं ताकि उत्पादन बढ़ जाए। तो ये उत्पादन एक खेत का बढ़ करके 100 हो जाता है, 20 खेत का उत्पादन बढ़ करके कितना हो जाता है? 80 हो जाता है। तो लागत तो आपकी ये रही। तो जब नया उत्पादन होगा तो उत्पादन से आप क्या करेंगे? लागत को घटा देंगे, तो इंटेंसिव कल्टीवेशन होगा। तो अभी मैं एक्सटेंसिव कल्टीवेशन के अंतर्गत देखा कि अधिसीमांत भूमि से यदि सीमांत भूमि की उत्पादकता को मैं माइनस कर देता हूं तो मुझे लगान प्राप्त हो जाता है। जो ये आपका 60, 40, 20 है, ये लगान मुझे प्राप्त हुआ। जो ए लैंड से मुझे लगान प्राप्त हो रहा, बी से, सी से, बट डी लैंड से मुझे लगान प्राप्त नहीं हो रहा क्योंकि सीमांत भूमि से मुझे लगान प्राप्त नहीं होता। आइए इसे और देखते हैं। तो एक बार रिवीजन जस्ट कि एक्सटेंसिव कल्टीवेशन के अंतर्गत जैसे कोई व्यक्ति जनसंख्या बढ़ती है, सबसे पहले वेस्ट लैंड, ये आपका वेस्ट लैंड है, वेस्ट लैंड पे जाता है और उससे प्राप्त उत्पादन 80 है। फिर पॉपुलेशन बढ़ती है, पॉपुलेशन बढ़ने से दूसरे वेस्ट लैंड पे जाता है, उत्पादन घट करके 60 हो जाता है। फिर तीसरे वेस्ट लैंड पे जाता है, 40 हो जाता है। फिर चौथे पर जाता है तो 20 हो जाता है। तो ये जो लास्ट लैंड है, इससे प्राप्त उत्पादन को हम लोग सीमांत उत्पादन कहते हैं। और सीमांत उत्पादन को सभी ओवर मार्जिनल लैंड यानी ओवर मार्जिनल लैंड, जिसको एवरेज प्रोडक्टिविटी भी आप कह सकते हो, एपी भी कह सकते हो, और मार्जिनल लैंड से प्राप्त उत्पादन को मार्जिनल प्रोडक्शन भी कह सकते हो। तो इस प्रकार रेंट इक्वल टू, रेंट क्या? एवरेज प्रोडक्शन माइनस मार्जिनल प्रोडक्शन। अगर औसत उत्पादन में से सीमांत उत्पादन को आप घटा दोगे तो हमें लगान प्राप्त हो जाएगा। और याद रखना, मार्जिनल प्रोडक्शन के बराबर ही एक उत्पादक को कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, लागत बियर करनी पड़ती है। तो अर्थात प्राप्त लागत को अगर सभी उत्पादन से घटा दें तो 80 माइनस 20 दैट इज 60, 60 माइनस 20 दैट इज 40, 40 माइनस 20 दैट इज 20, and 20 minus 20 that is
0। सीमांत भूमि से, सीमांत भूमि आपकी डी है, सीमांत भूमि से कभी भी लगान नहीं प्राप्त होता, ये याद रखना। सीमांत भूमि से लगान प्राप्त नहीं होता, केवल अधि सीमांत भूमि, ओवर मार्जिनल लैंड, ओवर मार्जिनल लैंड जो यहाँ पर ए बी सी 3 लैंड है, इससे प्राप्त ही हमें लगान प्राप्त होता है। और इसका निकालने का अगर मैथमेटिकल फार्मूला, तो एवरेज प्रोडक्शन को मार्जिनल प्रोडक्शन से आप माइनस कर दीजिए, यानी सीमांत भूमि के उत्पादन को इससे ओवर मार्जिनल लैंड के उत्पादन यानी एआर से माइनस कर देंगे, तो आपको लगान प्राप्त हो जाएगा। चलिए डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले एक व्यक्ति किसी टापू पर जाता है, तो सबसे बेस्ट लैंड पर खेती करता, तो उससे ये शेडेड पार्ट के बराबर उत्पादन प्राप्त होता है। लेकिन जब जनसंख्या बढ़ती है, तो जनसंख्या बढ़ने से अनाज की मांग बढ़ती है, वो सेकंड बेस्ट लैंड पे जाता, अब उससे अनाज प्राप्त हुआ, लेकिन पहले की भूमि की अपेक्षा लगान या अनाज कम प्राप्त हुआ। तो ए भूमि पर देखिए कि आपके पास ज्यादा उत्पादन हुआ, जनसंख्या बढ़ने से बी खेत पर हम आए, लेकिन उससे उत्पादन प्राप्त तो हुआ, लेकिन ए की अपेक्षा कम। तीसरे खेत से हमें उत्पादन और प्राप्त हुआ, लेकिन वो ए और बी की अपेक्षा और कम, तथा तीसरे चौथे लैंड से जो हमें उत्पादन प्राप्त हुआ वो और कम प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार ये जो आपका है, ये सीमांत भूमि, ये यानी सीमांत, ये आपका सीमांत भूमि होगी, डी आपकी सीमांत भूमि है, और सीमांत भूमि से प्राप्त उत्पादन को सीमांत उत्पादन कहेंगे। ये आपका जो पर्पल कलर दिख रहा है, ये सीमांत उत्पादन को दर्शा रहा है। ये आपका ए भूमि, बी भूमि, सी भूमि, ये तीनों भूमियों को आदि सीमांत भूमि की हम लोग संज्ञा देंगे, आदि सीमांत भूमि की हम लोग संज्ञा देंगे। तो ये तीनों आदि सीमांत भूमि है। लगान प्राप्त करने के लिए प्रोफेसर रिकॉर्डो ने कहा कि आदि सीमांत भूमि ए बी सी से आप सीमांत भूमि के उत्पादन को घटा दीजिए। तो जब मैं इससे घटाता हूं, ए भूमि से, बी से, सी से, तो जब मैं घटाता हूं, ये ब्लू पार्ट के बराबर सबसे घट जाता है। तो ए भूमि पर मिलने वाला मुझे लगान कितना है, इतना। बी भूमि पर मिलने वाला लगान इतना है, सी भूमि पर मिलने वाला लगान इतना। ये नीचे सॉरी चला गया गलती से, ये आपका जो रेड आपका ग्रीन कलर है वो आपका है। और मार्जिनल लैंड से मुझे लगान 0 प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। तो ये जो आपका पोर्शन है, ये आपका रेंट कहलाएगा। ये है आपका विस्तृत खेती के अंतर्गत, विस्तृत खेती के अंतर्गत लगान। अब हम बात करते हैं गहन खेती के अंतर्गत लगान की। तो प्रोफेसर रिकार्डो ने कहा कि अर्थव्यवस्था में भूमि की पूर्ति सीमित है। जब भूमि की पूर्ति सीमित है, जनसंख्या फिर बढ़ रही है, भारत में जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही, तो हम लोग कैसे कर रहे हैं, तो हम उसी खेत पर, जब उसी खेत पर आप नई तकनीक की मेथड से खाद डाल करके, अच्छी सिंचाई की व्यवस्था करके, ठीक है, सिंचाई की व्यवस्था करके, गुड़ाई निराई करके उसकी उत्पादकता को बढ़ा देते हैं, तो हमें लगान प्राप्त होने लगता है। अब मान लीजिए ये आपके पास एवरेज प्रोडक्शन है एंड ये आपके पास मार्जिनल प्रोडक्शन है। देखिए आपके पास जो यहाँ पर सॉरी एवरेज प्रोडक्शन मैंने लिख दिया, ये आपका एवरेज कॉस्ट है, यहाँ पे एवरेज कॉस्ट लिखा जाएगा। एवरेज कॉस्ट है जो यू आकार का है, और इसके लोअर पॉइंट से आपको कट करके क्या जाता है, मार्जिनल कॉस्ट कट करके जा रही है। ठीक है, ये लागत है एक खेत पे खेती करने का। अब क्या होता है कि मान लीजिए प्रारंभ में हमारे पास, इस लाइन को आप आगे बढ़ा दीजिए, इस लाइन को आगे बढ़ाइए, ये आपका इस खेत से प्राप्त होने वाला एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू है, जो दोनों अभी बराबर है। जब दोनों अभी बराबर है, तो हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां पर होंगे, ई पॉइंट माई इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, और मैं खेती कितना करूंगा, उत्पादन कितना करूंगा, ओ क्यू उत्पादन प्राप्त करूंगा। प्रारंभ में जब कोई व्यक्ति एक खेत पर जाता है, तो औसत आगम तथा सीमांत आगम, ओवर मार्जिनल लैंड तथा मार्जिनल लैंड दोनों आधार अक्ष के समांतर होती है। और मैंने आपको एक मान्यता बताई थी, परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन में शायद आपको AR इक्वल टू MR ही प्राप्त होता है, दैट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, इसलिए मैंने ये लाइन ड्रा किया। अभी क्योंकि लागत एवरेज कॉस्ट के बराबर मुझे एवरेज रेवेन्यू है, अर्थात
यानी यहाँ पर ई पॉइंट पर चारों चीज बराबर, ई पॉइंट पर ए आर इक्वल टू एम आर इक्वल टू ए सी इक्वल टू एम सी। जब चारों चीज बराबर है तो यहाँ पर लगान नहीं प्राप्त होता। अब मान लीजिए जनसंख्या बढ़ जाती है, जनसंख्या बढ़ने से ओपी से हम लोग ओपी1 हो जाते हैं। जनसंख्या बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो मूल्य बढ़ेगा, जब मूल्य बढ़ेगा तो ये लाइन ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगी और अब हम लोग सीमांत इस पॉइंट पर आ जाएंगे। इस पॉइंट पर E1 पर क्यों आ जाते हैं? क्योंकि यहाँ पर MR1, ये देखिए यही लाइन आपकी क्या होगी, AR1 इक्वल टू MR1 हो जाएगी। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन है, परफेक्ट कंपटीशन है तो ये रेखा जो रिव्यू रेखा ये ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाती है और यहाँ पर AR1 इक्वल टू MR1 हो जाती है। MR1 इक्वल टू MC ई पॉइंट पर हो जाता है। MR इक्वल टू MC हम आपने को सिखाए थे, MR इक्वल टू MC इस पॉइंट पर हो जाता है, तो MR1 इक्वल टू MC ई पॉइंट पर हो जाता है, E1 पॉइंट पर। यहाँ से अगर मैं लंब डाल दूं तो यहाँ से मैं लंब डालता हूं तो मेरा उत्पादन अब बढ़कर के कितना हो जाता है, इतना। ठीक है, उत्पादन बढ़ गया। अब याद रखना ई पॉइंट से, ये रिव्यू पॉइंट है, एवरेज रिव्यू पॉइंट है, AR1 इक्वल टू MR1। अगर औसत आगम में से लागत को माइनस कर दो, ये लागत है, आपकी लागत कितनी है, B, ये आपका लागत पोर्शन है और ये आपका आगम पोर्शन, तो आपको पहले ये लगान प्राप्त होगा। अब यहां से आपको लगान प्राप्त हुआ, जो मैं सर्कल बना रहा हूं, यानी अगर आप क्या कहते हैं औसत लागत को औसत उत्पादन से माइनस कर देते हैं तो आपको लगान प्राप्त हो जाता है। डिमांड मार्केट में और बढ़ जाती है, जनसंख्या बढ़ी देश की, जनसंख्या बढ़ने से डिमांड बढ़ जाती है। अब क्या होता है, AR1 इक्वल टू AR2 इक्वल टू MR2 ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाती है। अब नया एक्विजन पॉइंट आपको क्या प्राप्त हो जाता है, E2 प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर MR2 इक्वल टू आपका MC हो जाती है, यानी नया संतुलन बिंदु। यहां से अगर मैं लंब डाल देता हूं तो लंब डालने के परिणाम स्वरूप आप देख सकते हो कि नीचे आपको उत्पादन अधिक प्राप्त होने लगा। उत्पादन आपका बढ़ करके कितना हो गया, OQ2 हो गया। देखिए उत्पादन बढ़ गया। अब देखिए यहाँ पर औसत आगम है AR2, AR2 से एवरेज कॉस्ट को माइनस कर दो, एवरेज कॉस्ट को माइनस कर दो, तो ये जो पोर्शन होगा ये लगान का पोर्शन होता चला जाएगा। तो इसे कहते हैं गहन खेती के अंतर्गत। एक ही खेत है मेरा, ये पूरा खेत एक ही खेत है। एक खेत में प्रारंभ में मुझे लगान प्राप्त नहीं हो रहा था क्योंकि उस अनाज का मूल्य कम था। आप अपने पूर्वजों से सुने होंगे, 1 रुपए लेकर के जाते थे, वेतन कितना रहता था, 20 रुपए, 30 रुपए। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी है, जनसंख्या बढ़ने के परिणाम स्वरूप उस अनाज का मूल्य बढ़ा है और हम लोग उन खेतों पर भी खेती करने लगे जो खेत पहले प्रयोग में नहीं आते थे। और आपने देखा होगा लोग फार्मिंग करने लगे, मॉडर्न एग्रीकल्चर को एक्सेप्ट कर लिए। मॉडर्न एग्रीकल्चर क्या है, केवल गहन खेती के अंतर्गत उत्पादकता बढ़ाने की कला। आपने देखा होगा बड़े बड़े उन्होंने क्या किया, पॉली हाउस बना के। पॉली हाउस क्या है, उत्पादकता बढ़ाने का तरीका है। ठीक है, गर्मी हो रही है, यहाँ पे सब्जियां नहीं होंगी, यहाँ पे फूल नहीं होंगे, पॉली हाउस बना लो, इसमें कूलर लगा दो, तो उससे तो वो इंटेंसिव कल्टीवेशन का तरीका है। क्योंकि मार्केट में डिमांड बढ़ रही है, मार्केट में डिमांड बढ़ने के परिणाम स्वरूप हमको ऐसा दिखाई पड़ता है। मैं एक बार जस्ट रिवीजन कर देता हूँ। प्रारंभ में हम संतुलन बिंदु यहाँ पर होते हैं ई पॉइंट पर, ये आपकी AR1 AR इक्वल टू MR है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन प्रोफेसर रिकॉर्डर मांगना है, इसलिए ये जो रेड लाइन है आधार के समांतर है। ई इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जहां पर ई पॉइंट पर हम लोग AR इक्वल टू MR इक्वल टू AC इक्वल टू MC है। चारों चीज जब बराबर होती तो वहां पर लगान प्राप्त नहीं होता। आप याद रखना, एग्जाम्स में पूछा जाता है वो स्टेज कौन सी है जहां पर लगान नहीं प्राप्त होता, तो आप बताना कि जहां पर औसत लागत, सीमांत लागत, औसत आगम, सीमांत आगम चारों बराबर होते हैं वहां पर लगान नहीं प्राप्त होता। जब अर्थव्यवस्था में जनसंख्या बढ़ती है तो जनसंख्या बढ़ने से डिमांड बढ़ती है, जनसंख्या बढ़ने से डिमांड बढ़ती है तो नए मूल्य स्तर हम P से P1 पर जाते हैं और नए मूल्य स्तर पर जाते हैं तो आपकी ये आगम, औसत आगम रेखा इक्वल टू मार्जिनल आगम रेखा ऊपर की ओर शिफ्ट होती है। परफेक्ट कंपटीशन है, इसलिए आधार के समांतर है। इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका क्या हो जाता है, बी हो जाता है या E1 हो जाता है। E1 क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर MR1 इक्वल टू MC हो जाता है। सीमांत लागत रेखा ऊपर की ओर कट करके जाती है, ये औसत लागत है। इस प्रकार अब हमको AR माइनस क्या हो जाता है, यहाँ पर AC, तो ये
आपका लगान पोर्शन हो जाता है, ये आपका रेंट है, ये पोर्शन आपका रेंट है। जब अर्थव्यवस्था में डिमांड और बढ़ती है तो अनाज का मूल्य और तेजी से बढ़ता है, तो अनाज का मूल्य तेजी से बढ़ता है तो औसत आगम रेखा AR2 इक्वल टू MR2 हो जाती है तथा पैरेलल ऊपर की ओर शिफ्ट होती है। क्यों? परफेक्ट कंपटीशन है, परफेक्ट कंपटीशन है, इसलिए आगम रेखाएं आधार अक्ष के केवल परफेक्ट कंपटीशन में समांतर होती है और नया इक्विलिब्रियम पॉइंट E2 प्राप्त होता है, जहां पर MR2 इक्वल टू MC होता है। अब यहां से मैं लंब डालता हूं तो देखिए उत्पादन बढ़ गया और AC को माइनस कर देने से ये जो पोर्शन मुझे प्राप्त हुआ, ये सर्कल पोर्शन, ये रेंट होगा। तो जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में आप पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, डिमांड बढ़ती चली जाएगी, परिणाम स्वरूप रेंट भी बढ़ता चला जाएगा। आपका अभी भी गांव में घर होगा, रेंट पे लोग नहीं ले रहे होंगे, जनसंख्या देखो तेजी से बढ़ रही है, आज नहीं तो कल जब जनसंख्या डिमांड कर रहेगी रहने के लिए तो आपके गांव के घर को भी रेंट क्यों मिलने लगता? क्योंकि डिमांड बढ़ गई है। वही खेत जो वही घर जो आप फ्री में दे देते थे लोगों को रहने के लिए, आज उसका आप रेंट क्यों वसूल रहे हो? क्योंकि डिमांड बढ़ गई है और डिमांड जनरेट करती है रेंट। तो इस प्रकार जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में अपग्रेड करते जाएंगे, पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, डिमांड बढ़ती चली जाएगी, उसके परिणाम स्वरूप हमको नॉन क्या होता है, जो ऐसा लैंड जहां पर हमको वास्तव में उत्पादन करने से कुछ भी नहीं मिलता था, उस पर भी उत्पादन करना लाभदायक होता चला जाएगा। तो ये प्रोफेसर रिकार्डो का लगान सिद्धांत है जो हमने आपके साथ डिस्कस किया।